अध्याय 906 लियोनार्ड की चेतावनी। बैकलैंड नॉर्थ बरो। रात पूरी तरह काली थी और बादलों ने लालिमा लिए चांद को छुपा रखा था। सड़क के दोनों ओर लगे स्ट्रीट लाइट से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी, जो सामने की सड़क और आसपास के घरों के दरवाजे को थोड़ी सी रोशनी दे रही थी। 7 पिनिस्टर स्ट्रीट का मेल बॉक्स चुपचाप अंधेरे और रोशनी के बीच वाले मोड़ पर खड़ा था, ठंडी हवा के झोंके में लिपटा हुआ, जैसे कोई गहरी नींद में हो। इस वक्त अखबार, बिल और कई अज्ञात जगहों से आए खत। लोग अचानक उसके मुंह से बाहर निकलने लगे। ये चीजें जैसे किसी अदृश्य हाथ से खींची जा रही हो, हवा में तैरती हुई दरवाजे की तरफ उड़ने लगी और एक दरार से अंदर घुस गईं। घर के अंदर फोर में अखबार अपने आप खुलने लगे और तेजी से पलटने लगे। फिर उन्हें आराम से कुर्सी पर छोड़ दिया गया, जो पहले से रखे हुए अखबारों के ऊपर जमा हो गए। बिल और चिट्ठियां भी लिविंग रूम में उड़ती रहीं, जिनमें से बिल जल्दी ही रुक गए। थोड़ी हिलाने पर वे कॉफी टेबल की सतह पर तैरने लगे, मेज पर रखे गए और लाइन में लग गए। बाद वाले के लिफाफे हटा दिए गए और बिना लिफाफे वाले खत जल्दी से खुद को खोलकर हवा में फैल गए। थोड़ी देर बाद इनमें से कुछ खत पहली मंजिल की स्टडी के रैक पर उड़ गए। कुछ लोग कैंची लेने भागे ताकि वो खुद को काट सकें। फिर वे सब व्यवस्थित तरीके से बाथरूम की तरफ बढ़े और टॉयलेट में फेंक दिए गए। फुश! टॉयलेट का मशीनी फ्लश अपने आप दब गया और कागज के टुकड़े गटर में बह गए। 7 पिनिस्टर स्ट्रीट फिर से वापस हो गया, सामान्य हालात में, और उसकी खामोशी बिल्कुल वैसे ही थी जैसे कोई खाली मकान। दक्षिणी महाद्वीप, ईस्ट बालम, केन सिटी। लियोनार्ड मिशेल, जो अभी अभी पहुंचा था, एवरनाइट की लोकल चर्च द्वारा तैयार किए गए एक मकान में आराम कर रहा था। अचानक वो थोड़ी बुरी आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। पंक, तुम्हारे पास एक जरूरी खत है। कौन सा खत? ग्रेटर देन लियोनार्ड ने धीरे से पूछा, लेकिन उसका अंदाजा पहले ही लग चुका था। 7 पिनिस्टर स्ट्रीट पर एक अहम खत भेजना, बिना ये देखे कि वहां कोई रहता है या नहीं। वहां सिर्फ एक ही नहीं, बल्कि दो लोग थे, क्लेन मोरेटी और ड्वेन डेंटेस। जहां तक बात थी कि बूढ़े आदमी पाल ज़ोरोस्ट नाम के कैसे अभी भी साफ साफ 7वें पिनिस्टर स्ट्रीट को भेजे गए खत पढ़ पा रहे थे, जबकि उनके बीच बर्सिक सागर और उत्तरी महाद्वीप का आधा हिस्सा था। लियोनार्ड के पास बस एक दो अंदाजे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पहले उस बूढ़े आदमी की मदद की थी एक प्रेत को पकड़ने में। इस बारे में उसकी थ्योरी ये थी कि बूढ़े आदमी ने जरूर समय के किसी कीड़े का इस्तेमाल किया था ताकि वो प्रेत को परजीवी बना सके, जिससे वो उसकी आंखें, कान और मुंह बन गया था। उत्तरी महाद्वीप। उस वक्त पॉलिस ज़ोरोएस्ट ने उसके सवाल का जवाब दिया। ग्रेटर देन ये क्लेन मोरेटी से आया है। उसने कहा कि जब ड्वेन डांटेस दक्षिणी महाद्वीप की तरफ जा रहा था, तो उसने बर्सिक सी के वेपॉइंट आइलैंड पर जांगिल के निशान खोजे। लियोनार्ड तुरंत चुप हो गया और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। काफी देर बाद उसने थोड़ी खुरदरी आवाज में बड़बड़ाया। जैसा कि उम्मीद थी, उसने बदला लेने की जरूरत नहीं भूल रखी थी। मैं क्या कर सकता हूं? तुम क्या कर सकते हो? तुम तो सिर्फ एक सीक्वेंस हो। 6। भले ही इनकेंगुइल के पास 008 न हो, फिर भी तुम्हारे पास उस पर बदला लेने के लिए काबिलियत नहीं है। उसे बस अपनी मिथकीय जीव वाली शक्ल दिखानी है और तुम अपना नियंत्रण खोकर पागल हो जाओगे। तुम्हारे बदला लेने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। यही वो गुणात्मक बदलाव है जो ईश्वरत्व लाता है, पेलेसोर ने कड़क आवाज में कहा। फिर थोड़ी देर रुककर हंसे। शुक्र है कि अब तुम खुद को पहले से बेहतर समझते हो। पहले तुम जरूर कहते कि चच को सूचित कर दोगे। इन्हीं जांगिल की खबर मिली है और टीम में शामिल होकर उसे पकड़ना है। अब तुम्हें पता है कि क्या करना है। लियोनार्ड कई बार कुछ जवाब देना चाहता था, लेकिन आखिरकार चुप रहा। प्लेजोर ने पूछा, तुम अभी क्या कर सकते हो? तो क्लिमर को कुछ जानकारी दे दो। उसके जवाब का इंतजार करो, फिर उसके लिखे अनुसार जरूरी मदद करो। लियोनार्ड ने हैरानी से पूछा, मतलब अब कोई बहाना नहीं बनाना है चच को जांगिल की जगह बताने के लिए? ग्रेटर देन पीजे जोर्स हंस पड़ा और बोला, कोई जल्दी नहीं है। सही मौके पर करो। भले ही 008 अपने मालिक की मौत का कारण बनना पसंद करता हो, लेकिन उसे और भी ज्यादा सील किया जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब तक तुम चच को इन जांगों की जगह बता दोगे और पीछा शुरू करोगे, वो तुरंत सब जान जाएगा और जरूरी इंतजाम कर लेगा। इस मामले में तुम्हें क्लेन मोरेटी को भी सावधान करना पड़ेगा। लियोनार्ड थोड़ी देर के लिए हैरान रह गया और पूछा, बुजुर्ग, आपको 008 के बारे में काफी जानकारी है लगता है। पहले ये साफ नहीं था। ग्रेटर देन प्लाजा की थोड़ी बुरी आवाज हंसी। बिल्कुल, मैं हूँ। चौथे युग में 008 ने एक बार एक फरिश्ते की मौत का कारण बना था।
मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता क्योंकि अगर तुम इसे जान जाओगे तो ये भी तुम्हें जान जाएगा। जितना ज्यादा तुम इसके बारे में जानोगे उतना ही ज्यादा तुम उसके किस्सों का हिस्सा बन जाओगे। लियोनार्ड को बूढ़े आदमी की धुंधली बातों से 008 के आतंक का असली एहसास हुआ। ये उसकी समझ से कहीं ज्यादा रहस्यमय था। थोड़ी सोचने के बाद लियोनार्ड ने आदत से पूछा, ग्रेटर देन, तो मैं क्लेन मोरेटी को कैसे इशारा करूं? 008 को बताए बिना या भले ही उसे पता भी चल जाए तो भी वो सिर्फ सही जानकारी होगी जिससे मैं इस कहानी में बस एक दर्शक बन जाऊंगा। ग्रेटर देन जैसे ही उसने ये कहा, लियोनार्ड ने हाथ जोड़ लिए और दांत पीस लिए। बूढ़े आदमी के जवाब का इंतजार किए बिना उसने आगे कहा, ग्रेटर देन, एक अप्रत्यक्ष इशारा। मैं उससे बताऊंगा कि फिलहाल इंजानगिल के ठिकाने के बारे में चच को सूचित नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि वो हालात देखकर समझ जाएगा कि कोई समस्या है। उसे समझ आ जाएगा कि हमें बेहद सतर्क रहना होगा। सावधान था, और अगर वो समझने में चूक भी जाए कि उसकी गुप्त संस्था में ऐसे सदस्य हैं जो चौथे युग को अच्छी तरह समझते हैं और उसकी मदद कर सकते हैं। बस एक बार ये वाक्य लिख देना, जैसे ही तुम्हें पता चलेगा वो तुम्हें भी जान जाएगा। 008 का जिक्र न करके भी क्लेन को समझ आ जाना चाहिए कि ये किस तरफ इशारा कर रहा है। जब प्लेजोरो ने अपनी बात खत्म की तो वो हंसा और बोला, इंसान दबाव में ही पनपता है। लियोनार्ड ने सांस छोड़ी और उठ बैठा। उसने एक कलम और कागज निकाले और अपने विचार लिखने लगा। उसके बाद उसने तुरंत ही एक रस्म शुरू की और गार्मन स्पैरो का संदेशवाहक बुलाया। बर्सर्क सी वेपॉइंट आइलैंड पर एक लाइनर जहाज हवा पर लगा था। कई पर्यटक खास नहीं थे। वे निचली डेक की केबिनों में सटे हुए थे, दक्षिणी महाद्वीप पहुंचने का इंतजार कर रहे थे ताकि एक उम्मीदों से भरी जिंदगी शुरू कर सकें। उन्होंने कुछ दिनों की छोटी सी जहाज यात्रा के लिए काफी मेहनत करके पैसे जमा किए थे। वे लोएन से आए थे और वे वो लोग थे जिन्हें ऐसे खतरे उठाने पड़े थे। क्लेन, जो काम कर रहा था, टायाकुन ड्वेन डेंटेस उनकी तरह नहीं था। वो एक बड़े, साफ सुथरे, फर्स्ट क्लास केबिन में रहता था जिसे लग्जरी भी कहा जा सकता था। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में उसने वह खत खोला जो अभी अभी रीटे टिनकुर ने भेजा था। उसने तय किया कि फिलहाल लियोनार्ड को एंजांगा के ठिकाने के बारे में चच को नहीं बताएगा। भले ही इस खबर के स्रोत की वजह से उसे कुछ खतरा हो, लेकिन ऐसा करना उसके लिए नामुमकिन नहीं था। क्या उसने बदला लेने के लिए रेड ग्लव्स ज्वाइन नहीं किया था? इसका मतलब है कि उसके पास कोई वजह जरूर है। इंसानगिल पर अलार्म नहीं बजा सकता। जैसा कि क्लीन ने सोचा, वो बाकी चिट्ठी पढ़ता रहा। जब तुम इसे जान लोगे तो ये भी तुम्हें जान जाएगा। अचानक क्लीन ने चिल्लाया क्योंकि उसे यह विवरण कुछ जान पहचान सा लगा। ये बिल्कुल ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर जैसा है। इसका कोई भी जिक्र होते ही पता चल जाएगा। तो 008 एक सील किया हुआ वस्तु है जो दर्शक मार्ग की है। लियोनार्ड चच को इस बारे में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये उसे रोक रहा है। वह बेहतर मौका आने का इंतजार करना चाहता है। ये शायद उस दादा की कोई बात है जो उसका शरीर उसे बता रहा था। ग्रेटर देन क्लेन सोच में डूबा हुआ सिर हिला रहा था, खुद को शुक्रगुजार महसूस करते हुए कि उसने अभी कुछ पल पहले रेने टिनकस से मदद मांगने की गलती नहीं की। वो मिस मैसेंजर के लिए उतना ही खतरनाक हो सकता था। वैसे भी सबसे जरूरी बात तो ये थी कि मैंने कोई तैयारी ही नहीं की है। अगर मैं सिर्फ किसी मददगार पर भरोसा करता जो मैंने रखा है, तो मेरी योजना 008 के द्वारा पहले ही पकड़ ली जा सकती थी। फिर एक तरह की संयोगों की कड़ी बन जाती जो एक खास मकसद से जुड़ी होती। क्लेन चुपचाप सांस लेकर महसूस कर रहा था कि उसे कुछ करना चाहिए, लेकिन वह अभी शुरुआत कैसे करें ये समझ नहीं आ रहा था। अपनी ताकत बढ़ाने की बात करें तो बिजारो बेन और स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडर के जरूरी सामग्रियां सिल्वर शहर के चीफ की अगली रिक्वेस्ट पर निर्भर थी, और ये भी कि मिस मैजिशियन अपने गुरु से सही जगह के निर्देश कब तक ले पाएगी। ये सब बाहरी चीजों पर निर्भर था जिन्हें क्लेन जल्दी नहीं कर सकता था। वो बस एक ही काम कर सकता था कि मारियोनेट्स का टॉनिक जितनी जल्दी हो सके पचा ले, और उसके बाद अधिकतर अभिनय के सिद्धांतों को खत्म करते हुए असली कामयाबी असल में लागू करने में थी। इसलिए क्लेन का मानना था कि उसे थोड़े ही समय में 2 कठपुतलियां हासिल करनी थी। पहले वह इसे टालता आ रहा था क्योंकि उसके पास कोई बढ़िया निशाना नहीं था। इसका कारण था कि वह बैकलैंड में था और उसके आसपास नौकर थे। जब तक वे खास कठपुतलियां न हो, उनकी मौजूदगी छुपाना बहुत मुश्किल होता था। और अब वह लगभग दक्षिणी महाद्वीप पर पहुंच चुका था। उसने ठाना कि जब तक वह कोई बुरा निशाना पहचान नहीं लेता जो इसके लायक हो,
फांसी के फंदे पर वो पहले उन्हें अपने कठपुतली बना लेता था जब तक कि उसके पास कोई बेहतर विकल्प न आ जाए। शायद कोई आम कठपुतली इस्तेमाल करके मुश्किल काम जल्दी निपटा लेना पचाने की प्रक्रिया तेज कर देगा। मेरी कठपुतली के लिए मानक अब सबसे नीचे आ गए हैं, बस उन्हें अपने काम पता होना चाहिए। इससे मुझे दुभाषिए रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिरकार मैं उनका जनगणना साझा कर सकता हूँ। क्लेन ने जल्दी से फैसला कर लिया और योजना बनाई कि जब उसके पास कोई बेहतर योजना होगी तो वह लियोनार्ड मिशेल को चिट्ठी लिखेगा। ईस्ट बालम, कोलन सिटी। क्लेन ने संभाला। उसने अपना सामान उठाया और घाट पर कदम रखा, दक्षिणी महाद्वीप की जमीन पर पैर रखा। उसने दूर तक देखा, उस शहर की ओर जो टेरेस पर बना था। उसने चुपचाप खुद से कहा, जब मैं यहां से जाऊंगा तो मेरे पास 2 मरीनेट्स जरूर होने चाहिए। और उससे पहले उसके पास एक काम था। उसे उन फॉलोअर्स की पूंछ छुड़ानी थी जिन्हें सैनिकों ने लगाया था। वो 2 सज्जन जासूसी में काफी अच्छे थे, लेकिन क्लेने के लिए वे रात में चमकती जुगनुओं जैसे थे। क्योंकि चाहे वे कितने भी अच्छे क्यों न हो, वे छुपे हुए थे, लेकिन क्लेन अपनी फेसलेस की निगरानी की क्षमता और इंसानों के शारीरिक लक्षणों की याददाश्त का इस्तेमाल करके उन्हें एक नज़र में पहचान सकता था। अध्याय 97, रहस्यमय शक्ति। कोलन सिटी की ज्यादातर इमारतें ऐसे रास्तों पर बनी थी जो ऊपर की तरफ घुमावदार थे। बीच में या थोड़ी समतल खुली जगहों पर चौक या छोटे कस्बे होते थे। क्लेन अपना सामान लेकर एक दृष्टा के तौर पर अपनी आध्यात्मिक सूझबूझ के साथ मनमाने तरीके से किसी दिशा में चल पड़ा और रास्ते में उसे एक काफी हलचल वाला बार मिला। सड़कों पर ज्यादा गाड़ियां नहीं दिखती थीं और किराए की गाड़ियों का मिलना भी मुश्किल था। ईस्ट बाम में सबसे ज्यादा चलने वाला साधन था ताबूत। ये उनकी मौत की पूजा की परंपराओं से जुड़ा था। लोग ताबूतों को ऐसे समझते थे जो शांति और सुकून लाते हैं। इसलिए क्लेन अक्सर देखता था कि लोग काले ताबूत लेकर उसकी तरफ से गुजर रहे हैं। ताबूत के ढक्कन आम से हल्के होते थे और बिल्कुल गाड़ी के दरवाजे जैसे होते थे, जिन्हें कभी भी खोला जा सकता था। इन्हें 2 या 4 लोग उठाकर ले जाते थे, लोग या घोड़ों या एक सींग वाले बकरियों द्वारा। ऐसी परंपरा रात में काफी डरावनी लगती है। हाँ, दिन में भी ज्यादा बेहतर नहीं है। पूरा शहर अंधेरा और डरावना महसूस होता है। क्लेन ने चारों ओर का नजारा देखा जब वह चौराहे में घुसा। बाईं तरफ तूफानों के भगवान का कैथेड्रल था और दाईं तरफ रेस्तरां और बार थे। जब वह रुक गया तो 4 आदमी एक ताबूत को नीचे उतार रहे थे। जैसे ही ताबूत का ढक्कन खोला गया, उसके अंदर बैठा शख्स उठ खड़ा हुआ और एक कदम आगे बढ़ा। वह एक उत्तरी था, एक कॉन्टिनेंटल स्टाइल का सज्जन सफेद शर्ट और काले वेस्ट में था। उस सज्जन की फॉर्मल कोट उसकी बांह पर टंगी हुई थी, जो वह सिर्फ तब पहनता था जब वह ताबूत से बाहर निकलता था। फिर क्लेन ने देखा कि वह आदमी सीधे लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स कैथेड्रल की तरफ जा रहा है और अंदर चला गया। ये तो बिल्कुल ही अलग बात है। क्या स्टॉर्म्स की चर्च को कॉलोनियों की परंपराओं को बदलना और जोर जबरदस्ती लोन की परंपराएं लागू करना पसंद नहीं है? वो ऐसा ईस्ट बालम में क्यों नहीं करते? क्या इसकी वजह यह है कि डेथ पाथवे और एवरनाइट पाथवे एक जैसे हैं? तो फिर चर्च ऑफ स्टॉर्म्स कुछ मौत पूजा की परंपराओं को बचाए रखना चाहता है ताकि चर्च ऑफ एवरनाइट के फैलाव को रोका जा सके। क्लेन ने सोचा और दाहिनी ओर की इमारतों की तरफ मुड़ गया, जहां वह एक बार में जाने वाला था। खुद इसका अनुभव करने के बाद उसे समझ आया कि प्राचीन बालूम साम्राज्य की ड्रेसिंग स्टाइल इतिहास की किताबों में इस तरह क्यों लिखी गई थी। उन्हें पैंट पहनना पसंद है, वो भी हल्की और हवा वाली। उन्हें सिलवटें सुंदर लगती हैं। क्या ये सब इसे आसान बनाने के लिए नहीं है? बाहर होते हुए ताबूत में लेटना। क्लेन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और भारी लकड़ी का दरवाजा धकेल कर खोला। नशेड़ों के बीच से रुक रुक कर निकलते हुए वह बार काउंटर की ओर बढ़ा। और इसी वक्त 2 मिलिट्री साथी जानबूझकर ड्वेन डाटे से कुछ दूरी बनाए हुए थे ताकि उनकी मौजूदगी पता न चले। वे दरवाजे के पास खड़े थे। इस छोटे से मौके का फायदा उठाते हुए क्लेन अचानक अपना रुख बदलकर भीड़ में मछली की तरह फिसलता हुआ सीधे बार के पीछे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा। भले ही उसे ड्यूटिनेस के बारे में पता नहीं था, लेकिन वह निशानों पर बने चित्र पढ़ सकता था और जानता था कि वॉशरूम्स कहाँ हैं और वो जगहें जहां ग्राहकों का प्रवेश मना था। दरवाजे से एक ऐसे अंधे कोने तक पहुंचते ही क्लेन ने जल्दी से अपनी कोट उतारी और अपनी बांह पर लटका ली। तुरंत ही अपनी सुनहरी छड़ी से उसने अपना हाथ चेहरे पर रखा ताकि पहचान न हो सके और अपनी चाल धीमी कर दी। फिर से दिशा बदलते हुए वह बार के प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ा। कोट उतारने वाली जगह से लगभग 10 मीटर दूर जाकर क्लेन उसने अपना चेहरा नीचे किया और दाहिनी हाथ से छिपाते हुए एक बिल्कुल अलग चेहरा दिखाया। उसके सफेद साइड बंद, गहरे आंखें और शालीन अदा सब गायब हो गए थे।
उसने एक आम लोनेस चेहरा अपना लिया था, जो उत्तरी महाद्वीप के किसी भी इलाके में देखा जा सकता था। सामान और छड़ी लेकर क्लेन धीरे धीरे दो सैनिक अनुयायियों की तरफ बढ़ा। वे ड्वेन डांटिस की तलाश में थे, लेकिन वह उनके पास से गुजरकर बार छोड़ गया। चाहे ट्रैकिंग हो या एंटी ट्रैकिंग, ये दोनों फीचर एक फेसलेस की ताकत थी। चौक पर लौटते हुए क्लेन मुड़ा, एक ढलान वाली गली में जो ऊंची जगह की तरफ जाती थी। वह कहीं और होटल ढूंढने का प्लान बना रहा था। जैसे ही वह एक सुनसान रास्ते पर चल रहा था, अचानक उसे एक औरत की घबराई हुई चिल्लाहट सुनाई दी। आवाज ज्यादा देर तक नहीं रही, जल्दी ही खामोश हो गई। भले ही उसे पता नहीं था कि वह क्या चिल्ला रही थी, लेकिन क्लेन उसकी आवाज में डर, आतंक और घबराहट महसूस कर सकता था। इसलिए उसने रुख बदला और एक और भी संकरी और सुनसान राह में घुस गया। 10 सेकंड से भी कम समय में उसने देखा कि एक स्थानीय आदमी, जिसकी उम्र करीब 30 साल होगी, एक 13 साल के लड़के के खिलाफ दबा हुआ था। एक 14 साल की लड़की एक सुनसान कोने में थी और कोई उस पर जबरदस्ती कर रहा था। उसकी त्वचा थोड़ा भूरा रंगत की थी और चेहरे के लक्षण नर्म थे। क्लेन ने एक नजर मारी और अपनी रफ्तार धीमी कर दी, फिर पास की छाया में रुक गया। उस वक्त लड़की का चेहरा बेहद डरा हुआ और बिगड़ा हुआ था, लेकिन चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया हो, वह खुद को आजाद नहीं कर पाए और बदले में सिर्फ पिटाई सहनी पड़ी। उसकी आंसू और नाक बह रहे थे और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस रखा था। वह बस कुछ भी कर पाने की कोशिश कर रही थी। धुंधली आवाजें। उस वक्त उसे हैरानी हुई कि सड़े हुए अंडे की उसके कपड़े उतारने की कोशिशें धीमी पड़ गई थीं। क्या हो रहा है सोचने का मौका भी नहीं मिला। वह अनायास ही सड़े हुए अंडे की तरफ देखी और पाया कि उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं। उसके चेहरे की मांसपेशियां धीरे धीरे सिकुड़ रही थीं, लेकिन वह कोई पूरा भाव नहीं बना पा रहा था। फिर उसके हाथ पैर झटके खाने लगे और रुके, जैसे जो कर रहा था वो जारी रख रहा हो, लेकिन आसानी से टाला जा रहा था। लड़की ने सहज ही उसे धक्का दिया, जिससे कि अचानक बहुत जबरदस्त नतीजे सामने आए। जैसे ही आजाद हुई, वह तुरंत खड़ी हुई और भागने लगी, लेकिन उसके पैर खुद ब खुद कमजोर पड़ गए। कुछ कदम चलते ही वह एक पत्थर से लड़खड़ा गई और लगभग गिर ही पड़ी। तभी उसने पीछे से कदमों की आहट सुनी। घबराकर वह संभलते हुए उठी, लेकिन लगभग उसी वक्त कदमों की आवाज अचानक बंद हो गई। लड़की ने बिना सोचे पीछे मुड़कर देखा तो सड़े हुए अंडे करीब 2 मीटर दूर खड़े थे। उनके जोड़ों से अजीब सी हरकतें हो रही थीं, जैसे कि वे सब जंग लगा हुआ था। ग्रेटर देन क्या हो रहा है? ग्रेटर देन लड़की को ऐसा लगा जैसे वो बुरा सपना देख रही हो। आयो ने कहा कि भूरे रंग के आदमी ने थोड़ी देर तक संघर्ष किया, फिर चुप हो गया। मुस्कुराते हुए उसने ड्यूटी में कहा, आगे से जब भी आप मुझ जैसे किसी से मिलो तो सबसे नजदीकी कैथेड्रल या ऐसे किसी जगह चलो जहां लोग ज्यादा हों। लड़की एक पल के लिए चौंक गई, फिर चिल्लाए। मुड़कर वो अपनी पूरी ताकत से भागी। अनजाने में उसने भागने का रास्ता चुना, चौक की तरफ जहां कैथेड्रल था। जब उस सुनसान जगह की शांति वापस आई तो वो भूरा रंगत वाला आदमी पास की परछाइयों की तरफ मुड़ा जहां से क्लेन बाहर आया था। एक नया कठपुतली। उसका शरीर इतना मजबूत नहीं है और वो इतना फुर्तीला भी नहीं है। उसके अंदर उसके आगे की ताकतें नहीं है और वो काफी डरावना लगता है। ड्यूटेंस को जानने के अलावा वो पूरी तरह बेकार है। अगर वह अपराध ना कर रहा होता और मैं स्थानीय भाषा में निपुण होता तो मैं उसे तुरंत ही दफना देता। क्लेने ने बस इतना समझ लिया। वह अपने पुराने कठपुतली ब्लड के एडमिरल सेन्योर से अनजाने में तुलना करने लगा। सेन्योर एक भूत की तरह था और मिरर ब्लिंक करने में सक्षम था। वह सोने के सिक्कों और चमकदार सतहों में छिप सकता था। मुझे इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ती थी कि कोई उसे देख लेगा। उसके पास चीखने की ताकत भी थी और दूसरों पर कब्जा करने की क्षमता भी। एक कठपुतलीकार के साथ मिलकर ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। सबसे अहम बात यह थी कि वह डेटनेस भी जानता था। इस कठपुतली और उसके बीच तुलना करना ऐसे था जैसे एक पैसा और 42,000 गोल्ड पाउंड्स। मुझे उसका नाम बिल्कुल भी पता नहीं है और मैं बस उसकी कुछ सती सोच ही महसूस कर सकता हूँ। गहरी यादें पाने का कोई तरीका नहीं है जब तक मैं किसी परिचित इंसान या चीज से न मिलूं। आत्मा में भी कुछ बदलाव होना चाहिए ताकि ज्यादा जानकारी मिल सके। मैं उसे अब कह देता हूँ। अरे नहीं, ये तो बहुत चीनी नाम हो गया। ओह, सच में है। क्लेन ने अपनी कनपटी रगड़ी और आह भरी। उसे अपनी नई कठपुतली के साथ यहाँ से निकलना था। लड़की के आने से पहले ही ऑफ ने पादरियों को वहां ले आया। जल्दी ही साथ में अपने कठपुतली के अनुवाद की मदद से उसने चोलन सिटी के फले फूले और पिछड़े इलाके की सीमा पर एक सराय ढूंढ ली जहां वह ठहर सके।
इस जगह पर उसे अपनी पहचान का कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं थी, हालांकि क्लेन पहले ही अपनी शक्ल एक सामान्य स्थानीय की तरह बदल चुका था। यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था तो समुद्री उपनिवेशों से भी बहुत खराब थी। क्लेन ने अपना सामान रखा और जो ज्यादातर पैसे साथ लाया था उसे धुंध के ऊपर फेंक दिया, सिर्फ रोजाना खर्च के लिए 50 पाउंड बचाए। इसी बीच बरसेक समुंदर पार कर लिया और अब आगे कोई अजीबोगरीब घटना होने का डर नहीं था। उसने ग्रे धुंध के ऊपर रहस्यमय जगह से तांबे की सीटी और लोहे के सिगार केस को नीचे उतार लिया ताकि मिस्टर अजिक उसे आसानी से ढूंढ सकें। ये सब खत्म करने के बाद और लाइनर पर खाना खा लेने के बाद उसके पास अपनी दूसरी कठपुतली खोजने का समय था। जहां तक उसे पता चला कि दूसरी कठपुतली कैसे मिलेगी, क्लेन, जो कोलन सिटी को अच्छी तरह नहीं जानता था, ने अपने सिर होने के गुणों का इस्तेमाल करने का फैसला किया और इसे रहस्यमय तरीकों से करने का मन बनाया, इसलिए वह वहां से निकल पड़ा। इन क्लीन ने एक डॉनिंग्समैन पेड़ की टहनी तोड़ी और उसे डॉसिंग रॉड की तरह इस्तेमाल किया। बड़ी सहजता से उसने ध्यान लगाते हुए बड़बड़ाया, मेरी नई कठपुतली का स्थान ग्रेटर देन सन्नाटे में ठंडी निगाहों की जोड़ी जैसे अमूर्त और मूर्त के बीच की बाधा को चीरती हुई डॉसिंग रॉड पर टिक गई। टहनी जमीन पर गिर गई और एक दिशा की ओर इशारा करने लगी। थोड़ी आगे बढ़कर उसने फिर से भविष्यवाणी की और अपनी नई खोज का पीछा किया। 7 से 8 मोड़ के बाद वह एक खड़ी सीढ़ियों के पास पहुंचा। उसने जवाब दिया कि ये सीढ़ियां कोलन के कई रास्तों से जुड़ी हैं। ऊपर देखने के लिए सिर उठाना पड़ता था और वहां बिल्कुल कोई नहीं था। ज्योतिष की भविष्यवाणी यही इशारा कर रही थी। यहाँ कोई क्यों नहीं है? नतीजा सही नहीं हो सकता क्योंकि मैंने धुंधली ग्रे कोहरे के ऊपर ज्योतिष नहीं की, लेकिन मैं पहले से ही सीक्वेंस 5 मैरियोनेटिस्ट हूँ। मेरी ज्योतिष क्षमता निश्चित रूप से हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स के नीचे सबसे बेहतरीन में से एक है। क्लेन थोड़े चिंतित हुए जब उन्होंने आसपास देखा। उस इलाके में उसने कई जगह देखा लेकिन कोई निशाना नहीं मिला। निक ने थोड़ी सोच विचार के बाद सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और सबसे नीचे की सीढ़ी की छाया में बैठ गया। फिर बोरियत में इंतजार करने लगा, हालांकि उसे ज्यादा भरोसा नहीं था। कुछ मिनट बाद वो फिर खड़ा हुआ और ओ को भी वहीं बैठा दिया जहां वो बैठा था। पासिम्मा। फिर क्लेन ने उसके पास से एक रास्ता बनाया और 200 मीटर दूर एक छुपे हुए जगह पर छिप गया। कोलन सिटी लो लिप डिस्ट्रिक्ट में लियोनार्ड मिशेल पुरुष और डेली साइमन महिला रेड ग्लव्स टीम के कप्तान सॉस्ट के साथ एक नजदीकी इलाके में पहुंचे। पुरुष। रात के अंधेरे में सुएस्ट ने एक बार फिर सभी सदस्यों को ऑपरेशन पर जोर दिया। इस बार हमारा निशाना ओलिका है, जो यूनिट 13 में रहता है। वह नुमिनस एपिस्कोपेट का एक काफी अहम सदस्य है और बैकलैंड के अलग अलग छोटे छोटे टीमों के साथ संपर्क बनाए रखने का जिम्मा उसके पास है। हमारी सारी खबरों के मुताबिक वह कोई अर्धदेव नहीं है, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए मैंने ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट के लिए आवेदन कर दिया है। महामहिम देवी की नजर भी हमारी मदद के लिए तैयार है। समय। साथ ही इस जिले के ज्यादातर निवासी स्थानीय ही हैं। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि वे नुमिनस एपिस्कोपेट के सदस्य न हों। अध्याय 98। कोई भी समस्या नहीं छोड़नी। लोअर लिप जिला 13 काइन स्ट्रीट। गोल मटोल उलिसिका सोफे पर बैठा था। उसकी छोटी काली भूरी आंखें और त्वचा थी। उसने एक सूखी पीली तंबाकू की पत्ती और दक्षिणी महाद्वीप की 10 अलग अलग तरह की जड़ी बूटियां और मसाले एक साथ लपेटे, फिर उसे लंबे टुकड़ों में काटा। फिर उसने अपने बनाए हुए ईस्टबम स्मोक पाइप को हाथ में लिया और उसे करीब लाया। माचिस की तीली जिसे उसका अधीनस्थ जला चुका था, उसका सिरा काला होकर मुड़ा हुआ था और लाल लाल चमक रहा था। वह अपने सिरे को दबाते हुए गहरी सांस में खींचा और धीरे धीरे सफेद धुआं छोड़ने लगा, जिसमें हल्के नीले रंग की छाया थी। उसने सामने एकल सीट पर बैठे मेहमान को देखा और कहा, यही असली सिगरेट होती है। उत्तरी महाद्वीप की सिगरेटें तो बच्चों के लिए ही ठीक हैं। एकल सीट पर बैठा व्यक्ति करीब 40 साल का था। उसकी नाक ऊंची थी, नीली आंखें थीं और चेहरा नर्म सुंदर था। उसके काले बाल थे, मोटे और घुंघराले बाल थे। उसकी त्वचा न तो बहुत गहरी थी, न ही बहुत गोरी। वो किसी लोएन और बालूम के मिक्स ब्लड जैसा लगता था। फुर्वी, उसने हंसते हुए कहा और डटन में जवाब दिया, अफसोस की बात है कि मुझे किसी भी तरह की सिगरेट में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। एलिका के वाक्य खत्म होने से पहले ही, एंजो, तुम्हें तो जिंदगी का मजा लेना ही नहीं आता। उसकी मजबूत आत्मिक शक्ति, जो उसकी राह का नतीजा थी, ने उसे किसी खतरे की चेतावनी दी थी, जो अचानक आए और इतनी जोरदार तरीके से प्रकट हुई। होलिका ने तुरंत ही समझ लिया कि ये मसला मामूली नहीं है। वह अभी तक वहीं बैठा था जब उसने चारों तरफ सिर्फ अंधेरा देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधे बाहर के रात के आसमान को देख रहा हो।
उसे गहरी नींद आने लगी और उसके दिल के अंदर से एक अजीब शांति महसूस हुई। कैनाइन स्ट्रीट पर, चाहे वो घर जलती हुई लाइट वाले हो या बुझी हुई, उस वक्त वहां अजीब तरह की खामोशी छा गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई जिंदा नहीं रहता, सब कोई एक ही पल में सो गए थे। उसी वक्त खर्राटे मारता और झुका हुआ ओलिका अचानक उछल पड़ा। उसकी आंखों में अजीब सा सपना और होशियारी का मिला जुला असर था। उसके पीछे एक लगभग भूतिया लड़की, जिसकी त्वचा पीली थी, किसी वक्त उसकी पीठ से चिपकी हुई थी। उस लड़की की आंखें नीली हरी थीं और उसके होंठ जेट ब्लैक थे। उसकी आंखें चुपचाप किसी तरफ देख रही थीं और उसके भयानक फीके और पारदर्शी हाथ पैर ओलिका के शरीर में ऐसे घुसे हुए थे जैसे वह कोई ऐसी आत्मा हो जिसे हिलाया नहीं जा सकता। उसकी मौजूदगी ने उसकी रूह और शरीर में सिहरन पैदा कर दी, जिससे ओलिका अपने अजीब से नींद के प्रभाव से बमुश्किल ही बच पाया था जब वह एक बुरे सपने से बाहर निकला। ओलिका पूरी तरह से होश में आने से पहले ही सहज रूप से सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और जोर लगाया, जैसे कि वह किसी ऐसी दरवाजे को धकेल रहा हो जो वहां था ही नहीं। एक पल में ओलिका के सामने एक जटिल पैटर्न से ढका हुआ कांस्य का दरवाजा प्रकट हुआ। वह हिलने डुलने लगा और चरमराते हुए एक दरार खोल दी। उस दरार ने अनंत अंधकार पैदा कर दिया था। उसमें ऐसे अनजाने और अजीब आंखें थीं जो बाहर की दुनिया को देख रही थीं। इसी बीच दरार से बहुत सारे हिलते डुलते और अजीब वस्तुएं बाहर निकल रही थीं, जिन्हें अभी तक पहचाना नहीं जा सका था। ओलिका दरवाजा खोलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने ही वाला था ताकि उसके पीछे छुपे भयानक दुनिया को केनो स्ट्रीट पर उतारा जा सके। तभी उसने अचानक हवा में से एक जोड़ी फीकी, पारदर्शी हथेलियां उभरती हुई देखी। वे गहरे अंधकार से होकर दरवाजे की दरार के अंदर दबाव डालने लगी। वे हथेलियां किसी चीज से पैदा नहीं हुए थे, उनका कोई शरीर से कोई संबंध नहीं था और कलाई खून से सनी हुई थी। ये पता नहीं था कि किसने उन्हें काटा था। दोनों पक्ष अपनी ताकत लगा रहे थे जब रहस्यमय कांसे का दरवाजा हिलना बंद हो गया। वो न तो बंद हो रहा था और न ही और खुल रहा था। यूनिट 13 के ऊपर सोएस्ट, जो पहले से ही एक आत्मा जादूगर था, एक अदृश्य शक्ति की वजह से हवा में तैर रहा था। उसके हाथों में सोने की बनी एक सूर्य घड़ी थी जिसे वो धीरे धीरे ऊपर उठा रहा था। जब ये सुनहरी सूर्य घड़ी आखिरकार सो के सिर के ऊपर उठाई गई तो उसका चमकदार रोशनी बह निकली और जल्दी ही उसका आकार बन गया और एक हो गया। अचानक बीच हवा में एक और सूरज नजर आया जो सारी रोशनी और गर्मी 13 कैनाइन स्ट्रीट की तरफ भेज रहा था। इससे कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि ये रोशनी इमारत के अंदर से गुजरकर कांसे के दरवाजे के ऊपर जा गिरी जहां ओलिका खड़ी थी। ओलिका तुरंत तेज दर्द से मुंह सिकोड़ने लगी, जबकि पीली और लगभग पारदर्शी लड़की एक तेज चीख लगाए, लेकिन सूरज की रोशनी ने उसे रोक दिया और तेज हमले में दबा दिया। वह विकृत होकर तेजी से उड़ गई। काले धुएं की छोटी छोटी लपटें निकल रही थीं जो रोशनी के समंदर में खो जाती थीं। बिल्डिंग के अंदर एक भी जगह ऐसी नहीं थी जो अंधेरे में डूबी हो। जब सूरज की रोशनी फीकी पड़ गई तो वो अनकही कांसे की दरवाजा पहले ही गायब हो चुका था। जमीन पर एक काला सूजा हुआ शव पड़ा था जिस पर पीली तेल की दाग थे। जोरदार धमाके के साथ शव फट गया और अंदर से एक छोटी पतली आकृति छलांग लगाकर बाहर आए। ये आकृति ओलिका से बिल्कुल मिलती जुलती थी, लेकिन उसकी त्वचा गहरे काले रंग की थी, जैसे स्याही में डूबी हो। उसके शरीर की सतह, जो करीब 1.2 से 1.3 मीटर ऊंचा था, उस पर चिपचिपा मवाद बह रहा था। जैसे ही वो दिखा, वो हंसी उड़ाने वाली तेजी से सीढ़ियों की ओर भागा। तहखाने में घुसते ही उसने एक छिपा हुआ ताला खोला जो उसने पहले से ही तैयार कर रखा था, और जितनी जल्दी हो सका आगे बढ़ा। बस 10 सेकंड में ओलिका का छोटा काला संस्करण उस दरवाजे को देख पाया। उम्मीद। उसने अपनी सतर्कता कम नहीं की, धीरे से अपना दाहिना मुट्ठी बांधा और अपने शरीर से लगभग 8 पारदर्शी भ्रामक आकृतियां निकाली। वे हर तरह के आकार और साइज के थे, जैसे किसी भयानक प्राणी ने इंसानों, पौधों और कुछ जानवरों की खूबियां मिला दी हों। कुछ ने ओलिका की बांह पकड़ रखी थी तो कुछ उसके पैर उठाए हुए थे जब वे उड़ान भरने लगे। इसके ठीक बाद एक मैकेनिकल स्विच चालू हुआ। गियर घूमने लगे और बाहर का दरवाजा जोर से खुला, जो एक चुप और अंधेरी सड़क के कोने की तरफ खुलता था। आगे की ओर सड़कें नीचे की तरफ थीं और सड़क के दोनों तरफ मकानों की कतार लगी हुई थी। वे ऐसे लग रहे थे जैसे समुद्र की लहरें उफान मार रही हों। लालिमा से चमकते चांद की रोशनी में ओलिका रहस्यमय सुरंग से बाहर निकलने के लिए भूत प्रेतों की मदद लेने ही वाला था कि उसकी आंखों में एक धुंधला सा झील दिखाई दिया। झील रोशनी से चमक रही थी, एक शांति भरी खूबसूरती बिखेर रही थी।
बीच में गोल गोल लहरें उठ रही थीं और खूबसूरत परछाइयों जैसी आकृतियां ऊपर तैर रही थीं। ये एक बेहद शक्तिशाली आत्मा थी। इंसानों की कहानियों में इसे झील की देवी माना जाता था। कई बार एक आत्मा मार्गदर्शक की ताकत इसी पर निर्भर करती थी। मरे हुए आत्मा या कोई प्राकृतिक आत्मा जिसे वे ढूंढकर काबू में कर लेते थे। स्पिरिट वारलॉक्स के साथ भी यही था, लेकिन जहां स्पिरिट गाइड्स ज्यादातर मरे हुए आत्माओं को पसंद करते थे, वहीं स्पिरिट वारलॉक्स प्राकृतिक आत्माओं को काबू में करने में बेहतर होते थे। उसी वक्त होलिका के आसपास खड़ी अजीब पारदर्शी आकृतियां डरावनी, बेसुरे आवाजें निकालने लगीं। जो हथियार वे लिए हुए थे, उन्हें फेंकते हुए वे हवा की तरह पतले काले शरीर में घुस गईं। जोर से टकराकर होलिका जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसे कोई दर्द नहीं हुआ, जो कि इसका नतीजा था। उसे एक जबरदस्त नींद ने घेर लिया था। उसे पता भी नहीं चला कि वह सो गया। बाहर निकलते हुए डेली सिमोन, जो एक स्पिरिट मीडियम की चोली पहने थी और उसके चेहरे पर नीली आईशैडो और ब्लश था, किसी अनजानी जगह से बाहर आए। 1.2 मीटर लंबी होलिका को देखकर उसने कहा, जिस आत्मा से यह मृतक जुड़ा था, वो बहुत अजीब है। अगर वह किसी जिंदा इंसान के शरीर को अपना घर नहीं बनाती, तो जल्दी ही खत्म हो जाएगी। हमें हर एक सेकंड का सही इस्तेमाल करना होगा ताकि जानकारी हासिल कर सकें। ग्रेटर देन उसके बगल की परछाइयों में लियोनार्ड मिशेल बाहर निकला। वह हैरानी से डेली सिमोन की तरफ देखने लगा और बोला, ग्रेटर देन, तुम तो स्पिरिट गाइड नहीं हो, फिर लेक की देवी को कैसे कंट्रोल करती हो? ग्रेटर देन, और तुम तो कवि हो, फिर कविताएं क्यों नहीं लिखते? ग्रेटर देन, डेली ने झट से जवाब दिया। सड़क के दूसरी तरफ एक धीरे धीरे ढलान वाले चट्टान पर एक शख्स तेजी से नीचे उतर रहा था, चट्टान की उभरी हुई टुकड़ों का सहारा लेकर, और जल्दी से जव स्ट्रीट की छायादार गलियों में पहुंच गया। उसकी त्वचा, उसका रंग हल्का था और उसकी आंखें नीली थीं। उसके घने काले बाल थे जो थोड़ा घुंघराले थे। वह कोई और नहीं बल्कि एंजो था, जो लोअर लिप जिले के 13 किन स्ट्रीट पर होलिका के यहाँ मेहमान था। एंजो नुमिनस एपिस्कोपेट का सदस्य नहीं था। वो जीवन के विचारधारा के उन द्रोहियों में से एक था जो गुलाब की विचारधारा के प्रलोभन में आकर भाग गया था। साथ ही वह न तो वैम्पायर सीक्वेंस तक पहुंचने वाले एपोथेक्री मार्ग का कोई बियॉन्डर था, न ही वह पूजा करता था प्राचीन चांद। वो बस एक ऐसा इंसान था जो अपने गुरु और उसके गुरु द्वारा बनाए गए अलग अलग नियमों को मानना नहीं चाहता था। वो एक बेफिक्र जिंदगी जीना चाहता था और विजेता होने के नाते अपने फायदे उठाना चाहता था। ऐसी सोच को रोज स्कूल ऑफ थॉट्स की इंटेलिजेंस पार्टी खूब सपोर्ट करती थी। इसलिए उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा कि वो औपचारिक रूप से उनका हिस्सा बन गया, जिससे वो अपनी हर तरह की ख्वाहिशें खुलकर पूरी कर सके। इस बार वो रोज स्कूल ऑफ थॉट की तरफ से संपर्क बनाने आया था। कोलिन में नुमिनस एपिस्कोपेट से मिला और कुछ मामलों पर साथ काम करने की संभावना पर चर्चा की। उसकी हैरानी की बात थी कि टेनेबस के निधन के बाद होलिका पर चर्च ऑफ एवरनाइट ने अचानक हमला कर दिया था। ये हमला काफी हाई लेवल था। शुक्र है मैं डिविनेशन के खिलाफ अच्छा हूँ। एवरनाइट चर्च के लोग पहले से नहीं जानते थे कि मैं होलिका के यहाँ था, और उन्होंने मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे मुझे सिर्फ होलिका का अधीनस्थ समझ रहे थे, जिससे मुझे कोर क्षेत्र से बच निकलने का मौका मिल गया। वैसे भी वो धूप, मुख्य रूप से यह मौत, बुराई और भ्रष्टाचार की ताकत से चीजों को शुद्ध करता है। इसने मुझे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। शायद ये आधे देवता जैसा हमला था। एंजो सड़क के साए में चला गया और जो अभी हुआ था उसे याद किए बिना नहीं रह सका। काफी दूर भागने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई उसका पीछा नहीं कर रहा था। उसने तुरंत राहत की सांस ली और हंस पड़ा। जो जीतता है वही जीतता है, सच्चा विजेता। एंजो ने अपनी सामान्य आत्मविश्वास वापस पाया और सड़क पर आगे बढ़ता रहा। मुस्कुराया, फिर वो बाएं मुड़ा और जल्दी से सीढ़ियां नीचे उतरा। वहां एक लंबा और खड़ा सीढ़ी था जो कई निचली सड़कों तक जाता था। कैनाइन स्ट्रीट के आसपास सोइस्ट ने अचानक अपनी आंखें खोली और लियोनार्ड और डेई सिमोन से कहा, उलिचिका के यहाँ एक आदमी था जिसका नाम एंजो था। वो रोज स्कूल ऑफ थॉट का सदस्य है और उसकी सीक्वेंस कम नहीं है। शायद उसका काफी अहम पद है। तुम्हें तुरंत आसपास खोज करनी है और देखना है कि कोई निशान मिलते हैं या नहीं। उसके निशान तलाशो और उसे पकड़ने की कोशिश करो। कोई भी समस्या अधूरी मत छोड़ो। जहां तक बाकी लाल दस्ताने और स्थानीय नाइटहॉक्स का सवाल है, उन्हें या तो बाकी रहस्यमय एपिस्कोपेट सदस्यों को पकड़ना था या वे पहले ही सपनों में उन्हें पकड़ रहे थे। वे जितनी जल्दी हो सके ताज़ा खबरें हासिल करने की उम्मीद कर रहे थे। कुछ ही लोग पीछे रह गए थे ताकि किसी भी हादसे पर नजर रख सके और अपने साथियों की सुरक्षा कर सकें।
हाँ कप्तान सोएस्ट, ग्रेटर देन लियोनार्ड ने बिना झिझक सहमति दे दी। डेली ने हवा में हाथ फैलाया और अपना हाथ मोड़ा। उसके कान में 2 से 3 सेकंड सुनने के बाद उसने कहा, यहाँ के छोटे लोग मुझे बताते हैं कि किसी ने सच में चट्टान के रास्ते भाग निकला। अध्याय 999। शुभकामनाएं देते हुए। खड़ी और लंबी चट्टानी सीढ़ियों पर लालिमा से भरी चांदनी उसके बीच के हिस्से को रोशन कर रही थी और किनारों पर गाढ़े साए पड़ रहे थे। एंजो रात में एक आम राहगीर की तरह चल रहा था, थोड़ा घबराया सा, लेकिन बिल्कुल भी घबराहट के लक्षण नहीं दिखा रहा था। उसे अपनी जबरदस्त किस्मत पर पूरा भरोसा था, क्योंकि वह एक जिंदगी में विजेता ऐसा जो नाइट हॉक्स के हाथ नहीं आए। जब उसने सोचा कि बस कुछ और सीढ़ियां चढ़नी बाकी हैं, तो एंजो, जो कभी एक राक्षस था, अचानक कुछ महसूस करके अपना सिर घुमाया और सीढ़ियों के सबसे निचले हिस्से में पड़े साए को देखा। वहां उसने एक शख्स को बैठा पाया। उसकी शक्ल और काया रोशनी की वजह से धुंधली सी लग रही थी और उसने पूर्व मालूम के किसी आम आदमी जैसा कपड़ा पहना था। वह शख्स माचिस का डिब्बा निकाला और एक तीली जलाए, आसपास को रोशन करने के लिए माचिस की तीली। एंजो ने उस शख्स को नापने की भी जहमत नहीं उठाई, जब अचानक उसकी आंखों के सामने एक नजारा दिखा। वो शख्स माचिस की तीली ऐसे फेंक रहा था जैसे कुछ तोहफा दे रहा हो, और जैसे ही तीली पास आए, अचानक वो एक जबरदस्त आग का गोला बन गई, जिसमें से एक आदमी निकला जो फॉर्मल सूट और टॉप हैट पहने था। ऐसे दृश्य देखना और आवाजें सुनना जो उसे नहीं देखनी या सुननी चाहिए थी, एक राक्षस के लिए रोजमर्रा की बात थी। विजेता बन जाने के बाद एंजो इन सब चीजों का आदी हो चुका था। बिना किसी सोच विचार के उसने अपनी इंतुइशन पर पूरा भरोसा किया और सीढ़ियों से कूद पड़ा, नीचे की सड़क पर 2 बार लुढ़कता हुआ। उसी वक्त भूरे रंग की मैरियोनेट अचानक खड़ी हो गई। पीठ मोड़ते हुए उसने अपने हाथ में रखा माचिस का तिलिस्म उस जगह पर फेंका जहां पहले एंजो खड़ा था। माचिस जमीन पर गिरने से पहले स्कारलेट फ्लेम्स हवा में चमकते और शानदार तरीके से फैल गईं। आग के बीच प्लेन का काला सूट पहने आधे टॉप हैट वाला शख्स छलांग लगाते हुए बाहर आया, लेकिन उसने अपना मकसद खो दिया था। करीब 10 सेकंड पहले क्लेन ने देखा था कि कोई तेजी से सीढ़ियों से नीचे आ रहा है, जैसे कुछ छुपा रहा हो। शक हुआ कि ये उसका नया कठपुतली हो सकता है, तो उसने तुरंत एक सपनों की भविष्यवाणी की और पता चला कि वो आदमी रोज स्कूल ऑफ थॉट से जुड़ा है और कोई अच्छा इंसान नहीं है। ऐसा पता चलते ही क्लेन ने तुरंत कार्रवाई की। अफसोस की बात यह है कि समय कम होने की वजह से उसके पास कागज इस्तेमाल करने का मौका नहीं था। एंजल, जो कि क्रीपिंग हंगर में रिकॉर्ड किया गया था, टारगेट की आध्यात्मिक सूझबूझ में खलल डालने के लिए था और इसी वजह से उसका हमला फेल हो गया। इस वक्त वो सीढ़ियों के आखिरी कदमों को छोड़ चुका था। वो बड़े कदमों से एंजो की तरफ दौड़ रहा था, जो अभी अभी खड़ा हुआ था। एंजो का दिमाग घूम गया। बिना बचाव किए उसने तेजी से अपना मुंह एक तरफ मोड़ लिया, साधारण हमले से बचते हुए। यहां एक फुसफुसाहट हुई, फिर उसने अपनी बंदूक निकाली और जल्दी से निशाना लगाया। एक धमाके के साथ उसने ओएफ के सीने में गोली मारी। खून बाहर झर पड़ा और थोड़ी देर के लिए लड़खड़ा गया, फिर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेजी से कमजोर हो रही थीं। क्लेन ने इस छोटे से मौके का फायदा उठाया और जैसे ही उसका शरीर गायब हुआ, वह सीधे लक्ष्य के सामने आ गया और उसकी भागने की राह रोक ली। एंजो को अचानक एक अजीब सा पूर्वाभास हुआ। उसने तुरंत अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसे पता नहीं था कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन नियति के रास्ते पर एक मध्य स्तरीय बियॉन्डर के तौर पर उसके अंतर्ज्ञान को वह एक स्वाभाविक भावना मानता था। इसके तुरंत बाद एंजो घबरा कर दिशा बदलने लगा। अपनी आत्मिक शक्ति पर भरोसा करने की कोशिश कर रहा था। आत्मविश्वास से भरकर वह जल्दी से दूसरी गली में घुस गया। लेकिन उसी वक्त सूट पहने आदमी की जो कोई खास पहचान नहीं थी, फिर से उसके सामने आ गया। क्लेन की शक्ल हर दिशा में आती जाती रहती थी, जैसे वह एंजो के चारों ओर तेजी से भाग रहा हो। अक्सर उसका रास्ता रोकता, लेकिन सीधे तौर पर हमला नहीं करता था। चाहे उसने बियॉन्डर पावर का इस्तेमाल किया हो या नहीं, एंजो जहां भी मुड़ता उसे काले सूट और आधा टोप लगा एक शख्स ही नजर आता। एक पल के लिए एंजो ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह एक दुश्मन की बजाय दुश्मनों के समूह का सामना कर रहा है। एक यात्री अक्सर इस तरह का नाटक कर सकता था कि वह घेराव में है। सिर्फ 10 सेकंड में एंजो, जो भागने का रास्ता ढूंढने में नाकाम रहा था, अचानक चौंक उठा। उसकी हरकतें तुरंत धीमी हो गईं, जैसे उसके दिमाग और जोड़ों में गोंद भर दी गई हो। यात्रा करना एक कठपुतलीबाज के साथ भी बढ़िया काम करता है। जब प्लेन इधर उधर घूम रहा था, तब भी वह एंजो से 10 मीटर की दूरी बनाए रख रहा था।
वह इस पूरे समय चुपके से अपनी आत्मा के धागों को कंट्रोल कर रहा था। एंजो जो अभी भी, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और दिल में एक कसाव महसूस किया। ग्रेटर देन कोई फायदा नहीं। वो हमला नहीं कर रहा है, बस मुझे रोक रहा है। नाइटहॉक्स का इंतजार इसलिए नहीं कर रहा, बल्कि किसी और वजह से। अचानक वो एक पत्थर पर पैर रख गया, जिससे उसका शरीर संतुलन खो बैठा। वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा, उसकी रिवॉल्वर कई मीटर दूर उड़ गई। थप, दर्द और झटका ने एंजो को उसकी दबाई हुई हालत से बाहर निकाल दिया। फिर से उसने अपना फ्लुएंसी पाली। एंजो ऐसे हादसों से अनजान नहीं था। विजेता होने के नाते उसे अक्सर इससे फायदा मिलता था। हर तरह की कम संभावना वाली घटनाएं और इसी से जीत पक्की कर लेता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो बस गली के अंत तक दौड़ने ही वाला था, अपनी तरफ जाकर बाड़ फांद कर समुद्र में कूदने के लिए, ताकि जो किस्मत ने उसके लिए बच निकलने का रास्ता रखा है उसे पकड़ सके। तभी उसके दिमाग में एक और सीन चमका। उसमें वह इतनी खांसी में फंसा था कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और कदम भी ठीक से नहीं बढ़ा पा रहा था। एंजो का दिल जोर से धड़क गया जब उसने अचानक एक गहरी खुशी महसूस की। बीमारियां, दुश्मन मुझमें ये फैला सकता है। बीमारियां, वह मुझ पर हमला नहीं कर रहा है, बस मेरी भागने की राह रोक रहा है ताकि मैं यहीं फंसा रहूं, और इस तरह छुपके मुझे बीमारियों से संक्रमित कर रहा है। जो हरा एसेंस रिंग उसने पहना था, वह प्राचीन चंद्रमा के एक भक्त का था। इसे एक्टिवेट करने पर यह आसानी से कोई भी गंभीर न होने वाली बीमारी या चोट ठीक कर सकता था। ये तो किस्मत है। एंजो ने हवा में फैल रही इस संक्रमित बीमारी को नजरअंदाज करने का नाटक किया। हथेलियों में ताकत लगाकर वह आगे बढ़ा और अपने पहले से तय किए गए रास्ते पर चल पड़ा, गली के अंत में लगे बाड़ की तरफ। 2 कदम चलते ही उसने अचानक खांसी शुरू कर दी और अनजाने में रफ्तार कम कर दी। उसकी खांसी वैसे शांत नहीं हुई जैसे अक्सर होती थी। उल्टा ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी फेफड़ों को बाहर निकालने वाला हो। क्लेन की शक्ल चमकी और लक्ष्य के पीछे प्रकट हुई, जबकि वह उससे 10 मीटर की दूरी बनाए हुए था। इसी समय एंजो ने अपने हाथ फैलाए और अपने शरीर से अदृश्य तरंगे फैलने दी। यह एक शुद्ध मानसिक तूफान की तरह था जो सभी आत्माओं को बहा ले जा रहा था। पास पड़ोस में एक गहरा नशा और तबाही का एहसास फैल गया था। क्लीन को भी खतरे का पूर्वाभास हो गया था। जैसे ही एंजो ने अपने हाथ फैलाए, उसका शरीर वहीं से गायब हो चुका था और वह तीखे सीढ़ियों के बीच में आ गया था। अभी भी उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन एंजो को एहसास हो गया कि उसे जो असर चाहिए था वो नहीं मिला। उसने तुरंत ही अपना प्लान छोड़ दिया कि पहले अपना टारगेट पूरा कर भागेगा। वह सीधे सड़क के अंत में लगे फैंस की तरफ दौड़ता रहा। उसे शक था कि अगर वह थोड़ा वक्त और खींचेगा। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि कुछ नाइटहॉक्स उसके पीछे पड़ गए, जिससे हालात और भी ज्यादा उलझ गए। और एक किस्मत वाला और जीतने वाला इंसान होने के नाते जितना ज्यादा हंगामा होता, उतनी उसकी बच निकलने की संभावना बढ़ जाती। इस वक्त जब वो अंधाधुंध दौड़ते हुए बार बार दिशा बदल रहा था, तो एक बार फिर वो ओफ के पास से गुजरा, जिसको छाती में गोली लगी थी। ओ की बाईं अंगुली में एक सुनहरी अंगूठी थी जिसमें रूबी जड़ी हुई थी। उस अंगूठी से एक लाल किरण चमकी। जैसे जैसे ओ की चोटें ठीक होने लगी, वो उछला और मुंह बड़ा करके काटने लगा। एंजो के ऊपर जो दौड़ता हुआ गुजर रहा था, उसकी जुबान जैसे खोसी गई थी। वो मांस और खून का एक गाढ़ा टुकड़ा बन गई थी, खून का फूल। उसने खून का फूल वाली अंगूठी पहनी थी जो क्लेन ने मिस्टर एक्स से ली थी। ये अंगूठी पहनने वाले को कभी कभी बिना कोई तर्क समझे जानवर बन जाने की ताकत देती थी। वहीं दूसरी तरफ ये पहनने वाले को अपने शरीर पर गहराई से काबू पाने में भी मदद करती थी। जब तक वो तुरंत मरता नहीं या पूरी तरह से साफ सुथरा नहीं हो जाता, वो किसी भी तरह की चोट से ठीक हो सकता था। चोट लगने का खतरा भी था, साथ ही इसमें खून और जादू का भी तड़का था। ये एक रहस्यमय चीज थी जो मारियनेट्स के लिए बिल्कुल फिट बैठती थी। क्लेन जब नया मारियनेट खोजने निकला था, तब उसे नहीं पता था कि उसका टारगेट किस रास्ते या किस क्रम में होगा। इसलिए पूरी तैयारी करने के लिए उसने ओ को ब्लड फ्लावर रिंग पहनाई। इस तरह वो इस खेल को इस तरह दिशा दे सकता था कि वो खुद मुख्य असलेंट हो और मारियनेट सेकेंडरी असलेंट। लेकिन असल में बात बिल्कुल उल्टी थी। जैसे ही एंजो ओ के पास से भागा, उसके घुटने में तेज चुभन जैसी दर्द हुई, जैसे पिछली गिरावट ने उसे हल्की चोटें दी हों। जैसे ही ये ख्याल उसके दिमाग में आया, वह जल्दी से झुक गया और उसने महसूस किया कि कोई चीज उसके सिर के पास से तेजी से गुजर गई। वो चूक गई। ओ का अचानक हमला फिर भी एक विजेता पर असर नहीं कर पाया। एंजो अभी मुस्कुराने वाला था और फिर से दौड़ने ही वाला था कि उसे अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ।
वह अनजाने में खुद को सिकोड़कर अपने जरूरी हिस्सों की रक्षा करने लगा। उसी वक्त वो अचानक फूला और चुपचाप फट पड़ा। मांस और खून एक साथ बिखर गए। तूफान, जो आसपास के एक बड़े इलाके में लगातार फैल रहा था, बार बार एंजो पर टूट रहा था। क्लेन ने अपनी तैयारी में से एक के तौर पर म्यूटेशन के बाद की गई भूख की ताकत का इस्तेमाल किया था। उसने अपनी कठपुतली के शरीर में एक मांस का बम लगा रखा था। खनकार की आवाज के साथ लाल मानिक से जड़ा सुनहरा अंगूठी सड़क की पत्थर की चादरों पर गिरा। क्लेन की आकृति झपाक से एंजो के पास आ गई। उसने अपना बायां हाथ उठाया और हथेली को पूरी तरह काला कर दिया। जैसे वो कणों से बनी हो, उसने एक ऐसा शब्द कहा जो बुराई और भ्रष्टता से भरा था। धीमे धीमे, अपनी किस्मत की बदौलत एंजो ने ज्यादातर नुकसान से बच निकला था। उसका हल्का घायल शरीर अचानक स्थिर हो गया जब उसकी संघर्ष भरी हरकत धीमी पड़ने लगी। उसका मुड़ा हुआ जी तई धीरे धीरे बदलने लगा। ठीक उसी वक्त दर्द के कारण उसने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में काले सूट और आधा टॉप हैट पहने एक शख्स की परछाई दिखी। एंजो ने एक दुख भरी चीख निकाली और अपने हाथों से आंखें ढक लीं। उसके उंगलियों के बीच से खून की धारें बहने लगीं। राक्षस! अपना तड़पता हुआ निशाना देखते हुए प्राइक ने अपनी भौहें चढ़ा लीं। उसने आत्मा के शरीर के धागों को कंट्रोल करना जारी रखा और जल्दी ही शुरुआती नियंत्रण हासिल कर लिया। इस बार कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिससे आगे की प्रक्रिया टूटे। आधे पागल जैसे हालत में जब उसके शरीर से सरीसृप जैसे स्केल उग रहे थे, एंजो कुछ कर नहीं सका। क्लेन ने बड़ी आसानी से अपना नियंत्रण गहरा कर लिया। समय बीतता गया, तभी एंजो अचानक खड़ा हुआ और बाहर निकले हुए सांप जैसे स्केल्स को इकट्ठा किया। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखा और क्लेन के सामने झुक गया। फिर वह किनारे चला गया और नीचे झुककर सुनहरी अंगूठी उठाई। जड़ाव रूबी वाला अंगूठी, जिसे वह अपनी बाईं हाथ की तर्जनी उंगली में पहने था। ये उसके दूसरे हाथ की पन्ना वाली अंगूठी से मेल खाता था। क्लेन ने खुद को अपनी नई कठपुतली के साथ खुद को देखने की इच्छा को दबा लिया। उसने एंजो को बाकी बची हुई मांस की जगह और कोई निशान साफ करने को कहा। ये सब करने के बाद वह अपनी कठपुतली के साथ छाया में घुस गया और जल्दी से गायब हो गया। अध्याय 910 राक्षस का रास्ता। कुछ ही मिनटों बाद डेली सिमोन और लियोनार्ड मिशेल, जो बार बार गलत फैसले लेते रहे थे, आखिरकार खड़ी चढ़ाई के ऊपर पहुंच गए। सीढ़ियां। वे बहुत धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहे थे, अपने आसपास सावधान थे और किसी भी वक्त लड़ाई के लिए तैयार थे। लेकिन जब वे सीढ़ियों के नीचे पहुंचे तो उन्हें कोई अजीब बात नहीं मिली। कोई काम की जानकारी भी हाथ नहीं लगी। डेली ने हवा को पकड़ते हुए हाथ कान के पास लगाया और ध्यान से सुनने लगी। कुछ सेकंड बाद उसने चारों तरफ देखा और कहा, गोली चली थी। कोई हथियार सड़क के फिरे के पास गिरा था। वो आदमी, एंजो नाम का लड़का मर गया है। किसने किया ये? लियोनार्ड ने हैरानी से पूछा। उसके नजरिए से बार बार असफलताओं के बाद एंजो आसानी से उनकी पकड़ से बच निकला था। ये बात बिल्कुल मुमकिन नहीं थी कि कोई रोज स्कूल के मॉनिटर ने उसे चुप करा दिया हो और कोई सुराग मिटा दिया हो। अगर ऐसा होता तो फिर कौन उस बेयॉन्डर को मार सकता था जिसे सीक्वेंस 5 या 6 माना जा रहा था? ये भी बताना जरूरी है कि रेड ग्लव्स ने एक सीलबंद वस्तु का इस्तेमाल करके एंटी डिनेशन किया था उससे पहले कि वे कार्रवाई करते। आज रात की ऑपरेशन थी। कोई भी पहले से इसे भांप कर वहां जाकर भागते हुए एंजो का इंतजार करना मुश्किल था। डेली ने सिर हिलाया। ग्रेटर देन वो छोटे लोग कुछ नहीं देख पाए। ये शायद कोई ऐसा बेयॉन्डर होगा जो डिटेक्शन में माहिर हो। शायद एंजो का दुश्मन हो और उन्होंने आज रात कुछ करने की योजना बनाई थी। ग्रेटर देन उसने बस अपनी एक अटकल लगाए और दोनों ने आसपास की गलियों में जाकर खुद से कोई छूटा हुआ सुराग ढूंढना शुरू कर दिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए लियोनार्ड एक बार फिर से बाड़ के पास घूमा। एक खास गली में अपनी आवाज दबाते हुए उसने पूछा, बूढ़े आदमी, तुम्हें कुछ मिला क्या? अंदर से पीजे ज़ोरोइस्ट ने 3 सेकंड बाद जवाब दिया, तुम्हें एक दुखद चीख सुननी चाहिए थी और उसे अपने पीछा करने की दिशा सुधारने में इस्तेमाल करना चाहिए था। वो चीख एंजो ने निकाली थी। उसने जाहिरा तौर पर कुछ बहुत ही डरावना और बयां करने से परे देखा था, कुछ ऐसा जो सीधे उसके आत्मा और शरीर को नुकसान और भ्रष्ट कर सकता था। लियोनार्ड एक पल के लिए चौंक गया। उसने अपनी आंखें तरेरी करके धीरे से दोहराया, बहुत ही डरावना और बयां करना मुश्किल। इनमें क्लेन अपने नए कठपुतली के साथ टेलीपोर्ट कर वापस आ गया। फिर उसने अपनी कठपुतली को अपने पास खड़ा कर दिया और खुद बैठ गया। कौका। अपनी कठपुतली को निहारते हुए वह धीरे से सांस भरा। ग्रेटर देन ये तो मॉन्स्टर पाथ का एक बियॉन्डर है, लेकिन फिर भी सेनोर से कमजोर है।
उसे सोने के सिक्के में छिपाकर आसानी से ले जाना मुमकिन नहीं। मैं बस उसे अपने साथ चलते रहने दूंगा। उसकी बियॉन्ड द सीक्वेंस से लगता है कि वो रोज स्कूल ऑफ थॉट का मुख्य सदस्य नहीं है, लेकिन उसकी सीक्वेंस बहुत कम भी नहीं है। कुछ अहमियत तो उन्हें जरूर दी गई होगी। इसका मतलब ये भी है कि अगर मैं उसे छुपा नहीं पाता तो रोज स्कूल ऑफ थॉट के लिए मुझे निशाना बनाना बहुत आसान हो जाएगा। उल्टा, मैं शायद उसे चारा बनाकर दूसरे भूत को पकड़ सकता हूँ। जब सही वक्त आएगा तो वो अकेले चलेगा और मैं 200 मीटर दूर छिपकर इंतजार करूंगा कि चारा फंस जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लालच मेरे दिमाग पर हावी नहीं होने देना चाहिए। दक्षिणी महाद्वीप वही है जहां रोज स्कूल ऑफ थॉट सक्रिय है। एक बार जब मैं अपनी जगह खुलासा कर दूंगा, इच्छा के मूल पेड़ ने मुझ पर जो महत्व दिया है उससे न सिर्फ कोई साधु आएगा बल्कि शायद कोई फरिश्ता भी प्रकट हो जाए। हाँ, बेहतर होगा कि मैं इस कठपुतली को छिपा दूं। बिना चेहरे वाला होने के नाते मुझे छुपने में काफी महारत हासिल है। फिर मैं रहस्यमयी तरीकों का इस्तेमाल करते हुए अपनी अगली कठपुतली खोजता रहूंगा। मैं दानित के जांच खत्म करने और मिस्टर आइजक के मुझे ढूंढने आने का इंतजार करूंगा। क्लेने ने जल्दी ही फैसला कर लिया। उसने कई तरीकों से अपनी नई कठपुतली के स्तर और उससे आगे की समझ हासिल कर ली। पावर, वो फेट पाथवे का सीक्वेंस 5 विनर था। इस पाथवे में सीक्वेंस 9 मॉन्स्टर वो होता था जिसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन बहुत ज्यादा होती थी। वे अक्सर ऐसी आवाजें सुनते थे जो दूसरों को सुनाई नहीं देती और ऐसी चीजें देखते थे जो बाकी लोग नहीं देख पाते थे। इससे उन्हें कभी कभी भविष्य देखने का मौका मिलता था और खतरे का तीखा अंदाजा भी हो जाता था। इस सीक्वेंस के बियॉन्डर्स अक्सर एक एलाइटनमेंट की स्थिति में चले जाते थे और अनपढ़ेसी लगने वाले शब्द बड़बड़ाते थे। इसी वजह से उन्हें असली मॉन्स्टर माना जाता था। और सीक्वेंस 8 के लिए रोबोट बियॉन्डर्स को डरावनी कैलकुलेशन स्किल्स और बढ़िया कंट्रोल मिल जाता था। उनके शरीर के अलग अलग हिस्से इन चीजों में साफ साफ बेहतर हो जाते थे, जिससे वे क्लोज कॉम्बैट और शूटिंग में माहिर हो जाते थे। साथ ही उनके पास भविष्य बताने और एंटी एविएशन की ताकत भी होती थी। सीक्वेंस 7 को लकी 1 कहा जाता था क्योंकि इस लेवल के बियॉन्डर्स अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लकी इवेंट्स का सामना करते थे, जैसे सड़क पर पैसे मिलना, दुश्मनों की गोली उनके ऊपर न लगना, मन मुताबिक पासा गिरना और लड़कियों को पसंद करना और उनसे भी पसंद किए जाना अच्छा लगता था। लेकिन उनकी किस्मत हमेशा स्थिर नहीं रहती थी, कभी ऊपर होती थी तो कभी नीचे। कभी कभी वे बहुत खुशकिस्मत होते थे तो कभी बिल्कुल आम इंसान जैसे। इसलिए इस पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता था और उम्मीदों को संभाल कर रखना पड़ता था। छठा क्रम था आपदा पुरोहित। एक तरफ बियॉन्डर्स हर तरह की आपदाओं को सहन कर सकते थे, लेकिन वे उसे पहले से देख सकते थे और उसे खत्म करने या कम करने की तैयारी कर सकते थे। दूसरी तरफ वे जानबूझकर अलग अलग तरह की आपदाओं को अपने निशाने या दुश्मन पर आकर्षित करते थे, फिर अपनी किस्मत का फायदा उठाकर ज्यादातर खतरे से बचते और उस हड़कंप के बीच हमला कर देते। आसान शब्दों में कहें तो वे अपने विरोधियों को ऐसी स्थिति में ले आते जहां वे अपनी ताकत का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकें। जाहिर है, कई आपदा पुजारी अपनी खुद की होने वाली परेशानियों का फायदा उठाकर दुश्मनों पर वार कर सकते थे। साथ ही आपदा पुजारी अपनी आध्यात्मिक शक्ति से मानसिक तूफान भी पैदा कर सकते थे, जो दूसरे रास्तों से कहीं बेहतर था। वे सीधे अपने विरोधी की आत्मा को प्रभावित कर सकते थे, जिससे वे चक्कर खा जाएं और खोए हुए महसूस करें। अगर किसी आपदा पुजारी का दुश्मन ऐसी स्थिति में आ गया तो वह बहुत आसानी से गलती कर बैठता था। इससे आपदा बढ़ती चली जाती और आखिरकार उसे निगल जाती। और सर्दियों के 5वें चरण में बियॉन्डर्स अपनी किस्मत को कुछ हद तक नियंत्रित कर सकते थे। वे अपनी संयम शक्ति से बड़ी मात्रा में किस्मत जमा कर सकते थे। जब सबसे जरूरी पल आता था तो वे किसी भी खतरे को काफी हद तक घटा सकते थे। जिंदगी कई बार दोहराई जाती है। कभी कभी उन्हें ऐसे मौके भी मिलते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कम होते हैं, जैसे किसी की गलती की वजह से उन्हें कोई विरासत मिल जाना। उनकी अजीब से मजाकिया चलने की वजह से वो किसी के दिल में घर कर लेते हैं, या फिर उनके दुश्मन जो उनका पीछा कर रहे होते हैं बेवकूफी में रास्ता भूल जाते हैं या गलत फैसले ले बैठते हैं। इस स्तर पर किस्मत के रास्ते पर चलने वालों की दूरदर्शिता बहुत तेज होती है। चाहे वो जादू टोना या उल्टा सीधा काम, ये लोग रहस्यवाद के मास्टर थे। इसके अलावा ये अपने दुश्मनों की किस्मत भी खराब कर सकते थे, जिससे उनके निशाने पर वाले बदकिस्मत हो जाते थे। मॉन्स्टर रास्ते के बियॉन्डर्स वाकई बहुत अलग तरह के होते हैं। आध्यात्म और किस्मत के अलावा उनके पास लगभग कोई बियॉन्डर पावर नहीं होती।
उनकी हिम्मत और हिसाब किताब की ताकत भी मशीन जैसी होती है। आगे बढ़ने पर भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा खलनायक बनाने का आइडियल मॉडल है। इनके पास ना तो हमले की कोई ताकत होती है और ना ही बचाव की। बस अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करके ये देखते हैं कि किस तरह किस्मत उन्हें आशीर्वाद देती है। मुझे कहना होगा कि 22 बियॉन्ड रास्तों में से ये सबसे खास रास्ता है। मैं उनके आसपास के रास्ते खोज या अंदाजा लगा सकता हूँ। सिर्फ मॉन्स्टर थोड़ा असामाजिक दिखता है। लगता है ये अकेला रहने वाला है। शायद वो बियॉन्ड रास्ता जो किस्मत पर केंद्रित है, वो तन्हा होने के लिए ही बना है। क्लेन चुपचाप इस बात पर सोचने लगा और अपनी कठपुतली के इस्तेमाल को लेकर कुछ आइडियाज आए। बेशक उसे अभी भी ग्रे धुंध के ऊपर भविष्यवाणियां करनी थी। उसे देखना था कि मौत के बाद भी नसीब की अच्छी बुरी चीजें बनी रहती थीं। अगर सच में मौजूद होती तो क्लेन को लगातार मुसीबतों की परीक्षाओं का सामना करना पड़ता। ग्रेटर देन तुलना करे तो ब्लडसेन और एडमिरल पुतले के तौर पर अभी भी बेहतर है। हाँ, इंसान तो केवल खोने के बाद ही चीजों की कद्र और पछतावा करते हैं। क्लेन ने खुद पर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मॉन्स्टर पाथवे की खासियतों को देखकर उसने अपने मिड और लो सीक्वेंस बियोडर्स से निपटने के कुछ असरदार तरीके सोचे। सबसे पहले उन्हें चौंका कर पकड़ना था। उन्हें सीधे उससे मिलने देना। वे सीधे उस धुंधली धुआं या दूसरी छवियां देखेंगे जिससे उनके मन की सफाई होगी और उनके शरीर को नुकसान पहुंचेगा, जिससे वे नियंत्रण खोने की कगार पर पहुंच जाएंगे। दूसरा, एक खास चीज फेंकना थी जिससे उन्हें वो देखना और सुनना पड़े जो नहीं देखना और सुनना चाहिए। इस मामले में क्लेने के पास एक खून का क्रिस्टल था जो एक उच्च स्तरीय शैतान से आया था और ऐसा प्रभाव पैदा कर सकता था, ब्लेथर्स की आभा। तीसरा, उन्हें लुभाना था कि वे उसे दें। बदकिस्मती दिखाकर ऐसा नाटक करना ताकि वापस वार करने का मौका मिल सके। अपने ख्यालों में खोया हुआ क्लेन ने अपने कठपुतली को जेबें खाली करने को कहा, जिससे 35 पाउंड 10 सोलिए 7 पी और एक चमड़े का बटुआ निकला। बटुए की सतह और अंदर फूल और नाम कढ़ाई से बना हुआ था। ये पूरी तरह हस्तनिर्मित लग रहा था। एंजो, चाहे तुम्हारा नाम ये हो या न हो, तुम्हारा नाम एंजो ही है। क्लेन ने अपने कठपुतली की तरफ देखा और फिर अपनी नजर दाहिने हाथ की सोने की अंगूठी पर डाली जिस पर जड़ित पन्ना था। भविष्यवाणी के जरिए उसने जाना। उस अंगूठी का नाम था ग्रीन एसेंस। इसका एक ही काम था, जो भी हल्की फुल्की बीमारियां या चोटें हों उनका इलाज कर देना। और ठीक इसी वजह से इसके नकारात्मक प्रभाव भी मामूली थे। बस मच्छर ही खींचता था। शुक्र है कि मैं इसे पहन नहीं रहा हूँ। हम मॉन्स्टर पाथवे के लोग ज्यादा मिस्टिकल आइटम्स नहीं पहनते। अगर पहनते भी हैं तो एक दो ही निचले स्तर के पहनते हैं। ये तकदीर की बात है। क्लेन ने सोच में डूबकर अपनी नजरें वापस खींच ली और एंजो की तरफ देखा जो घूर रहा था। दीवार, उसके अंदर एक इच्छा पनपने लगी। वह अपने मॉन्स्टर पाथवे कठपुतली का इस्तेमाल करके खुद को देखना चाहता था। उसे जानना था कि उसमें ऐसा क्या खास है। क्या ये बहुत खतरनाक होगा? क्या मैं खुद को देखकर भी अपना नियंत्रण खो दूंगा? नहीं। टिंगेन सिटी में भी एडमोल ने बिना कोई सीक्वेंस 9 के सीधे मेरी तरफ देखा था। उससे बस इतना हुआ था कि उसकी आंखों से खून बहने लगा था और थोड़ी देर दर्द में रहा था। हालांकि तब से मैंने काफी सुधार किया है, विंटर एंजो सीधे तौर पर। जब उसने मुझे अभी अभी देखा तो वह टूट गया। उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मेरी होती है जब मैं निराशा के दानवी पेनिटेंसिया के आंशिक पौराणिक जीव रूप को देखता हूँ। धुंधले धुएं के ऊपर भविष्यवाणी करनी है? नहीं, उसमें तो धुंधली धुआं ही शामिल है। नतीजा जरूर प्रभावित होगा। असली दुनिया में अपनी ही भविष्यवाणी शक्तियों पर भरोसा करता हूँ। क्लेन ने एक सोने का सिक्का निकाला और उसे अपनी उंगलियों के बीच घुमाया। थोड़ी देर बाद सिक्का उछला और क्लेन के हथेली में गिर गया।